Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter number 3 which is defining and refining the problem. बेटे देखें कि हमने चैप्टर नंबर 2 में दो टॉपिक्स को डिस्कस किया है। वही टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग है। बेटे देखें हमने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल जो है या मेथड जो है वो कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये मेथड जो है वो ऑप्ट करना पड़ेगा। इस मेथड में बेटे हमने सबसे पहला जो स्टेप पढ़ा था वो था आइडेंटिफाई द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। बेसिकली इस चैप्टर में हम इस स्टेप को ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं और उससे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस जो सेक्शन है, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हम इस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल के या मेथड के फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन करते हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। एक प्रॉब्लम बेटे क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ गलत जा रही है करंट सिचुएशन में और आपको उसको फ़ौरन से इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है। एक प्रॉब्लम जो है वो ऐसी जगह पर आ सकती है जहाँ पे आप जो है वो एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और राइट आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये होती है एनी सिचुएशन वेयर अ गैप एग्जिस्ट बिटवीन एन एक्चुअल एंड अ डिजायर्ड आइडियल स्टेट। कि जब भी आपको एक डिज़ायर्ड आइडियल स्टेट और एक्चुअल स्टेट के दरमियान एक डिफरेंस नज़र आता है, एक गैप नज़र आता है, यानी कि आपको लगता है कि भाई एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन मज़ीद इन्हेंस की जा सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक गैप नज़र आ गया कि एक्चुअल और डिज़ायर्ड आइडियल स्टेट में डिफरेंस है, हम इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जहाँ पे भी एक रूम हो इम्प्रूवमेंट का, तो बेटे ये आपके सामने प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है और आपको एक बीइंग अ मैनेजर इस एरिया की तरफ अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना होगा। जिस तरह बेटे देखें कि ये टेबल एग्जांपल्स लिखी हुई हैं बॉक्स 3.1 में, जिसमें उन्होंने बताया कि मैनेजर वर्क सेटिंग पे एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। उसकी एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से 3-4 एग्जांपल्स को 2-3 एग्जांपल्स को कोड कर सकते हैं। जैसा देखें फर्स्ट एग्जांपल है लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट डिलेज लीड टू मच फ्रस्ट्रेशन अमंग एयरलाइन पैसेंजर्स। कि जितना लंबा और जितना अक्सर औकात डिलेज होते हैं, इससे एयरलाइन पैसेंजर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दीज फीलिंग्स में इवेंचुअली लीड टू स्विचिंग बिहेवियर। इससे वो स्विच कर जाते हैं, यानी कि दूसरी एयरलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, आपके बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। एंड कस्टमर कंप्लेंट्स, और आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स सुनने को मिल रही हैं। तो ये बेटे आपके सामने एक प्रॉब्लम है। उसके बाद बेटे सेकंड देखें, स्टाफ टर्नओवर इज़ हायर देन एंटिसिपेटेड। स्टाफ बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहा है, जितना आपने एंटिसिपेट किया था, प्रिडिक्ट किया था, उससे ज़्यादा। द करंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ फॉर मैनेजमेंट पोजीशंस इज़ इनपरफेक्ट। आप एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट पोजीशंस असाइन करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एडवांसिंग इन देयर करियर्स। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपने करियर्स में एडवांस नहीं कर पा रहे। The newly installed information system is not being used by managers for whom it was primarily designed. जो न्यूली इंस्टॉल्ड आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन ये वो मैनेजर यूज़ नहीं कर रहे जिनके लिए डिज़ाइन किया गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क ऑर्ड्स हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स दैन इट हैज़ सॉल्व। आपने फ्लेक्सिबल वर्क ऑर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए थे, लेकिन इससे मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं बजाय इसके कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो बेटे ये नंबर ऑफ प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जो वर्क प्लेस पे मैनेजर फेस कर सकता है। इन्होंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एलेबोरेट किया कि किस तरह आपके सामने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अब बेटे देखें कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगी तो अब आपने इन प्रॉब्लम्स को एक रिसर्चेबल टॉपिक में ट्रांसफॉर्म करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, ताकि अब आप इस पर प्रॉपर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ठीक है, जब एक दफ़ा मैनेजमेंट अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसके बाद उसको इस प्रॉब्लम को, इस ब्रॉड एरिया को नैरो डाउन करना होता है एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम में और एक स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक में, जिसके ऊपर अब रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। बेटे देखिए कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन आपने पढ़ ली कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ रिमेंबर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम। समटाइम्स मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम के निशानात को समझ बैठता है कि ये प्रॉब्लम है, जबकि एक्चुअल में प्रॉब्लम कोई और होती है। जिस तरह
एग्जाम्पल उन्होंने आपके सामने दी है कि मैनेजर जो है वो ये देख रहा था कि एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर बहुत ज़्यादा होती जा रही है और एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसने वेजेस को इंक्रीज़ करके इस प्रॉब्लम को रिमूव करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे सक्सेस ना हुई। हालांकि एक्चुअल में ये जो टर्नओवर थी ये सिर्फ प्रॉब्लम का एक सिम्टम थी। टर्नओवर की असल वजह जो है वो एम्प्लॉयज़ की लो मोटिवेशन थी। एम्प्लॉयज़ को ये लगता था कि हमें हमारे वर्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमें ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ज़्यादा जा रहे थे। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो लो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थी, लेकिन आपने उसको एसोसिएट कर दिया कि ये टर्नओवर है मेन प्रॉब्लम, जबकि टर्नओवर सिर्फ सिम्टम था, एक निशानदेही थी जो आपको बता रही थी कि एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो कम मोटिवेटेड है, उन्हें लगता है कि उनके वर्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो बेटे इस तरह से जब आप जो है वो एक रॉन्ग प्रॉब्लम का राइट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इससे आपकी सारी रिसर्च जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए बीइंग अ मैनेजर आपको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे सामने एक्चुअल प्रॉब्लम कौन सी है, सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो एक जापानीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट था टोयोडा, उसने कहा कि अगर आप एक प्रॉब्लम के सिम्टम से सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको 5 दफ़ा वाई का आंसर देना है। वाई यानी कि आपको बार बार आंसर देना है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर ज़्यादा है, तो आप टर्नओवर को प्रॉब्लम ना समझिए, बल्कि आप अपने सामने 5 क्वेश्चन लेके आएँ। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये वो सेटिस्फाई नहीं है, उनका वर्क चैलेंजिंग नहीं है, उन्हें लगता है उन्हें अपने वर्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उन्हें लगता है कि भाई उनका पे स्केल अच्छा नहीं है, उन्हें लगता है कि भी उनका प्लानिंग, इवेलुएटिंग, एग्जीक्यूटिंग के ऊपर जो है वो अथॉरिटी नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। इस तरह 5-6 वॉइस का आंसर देने के बाद आपको एक्चुअल प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर का रेट ज़्यादा है, और वो आपकी मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वो आपकी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिस तरह आप जो है वो एक दूसरी एग्जांपल जो है वो ये थी कि जो फ्लेक्सिबल वर्क कॉर्ड्स हैं, जब वो इंट्रोड्यूस कराए गए तो मैनेजर्स की कोशिश ये थी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो एम्प्लॉयज़ की, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। अब ये आपकी एक रिसर्च के लिए, एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है। आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप अपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन कर सकते हैं कि भाई कि फ्लेक्सिबल वर्क, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द फ्लेक्सिबल वर्क कॉर्ड्स, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होगी फ्लेक्सिबल वर्क कॉर्ड्स की वजह से। तो इस तरह से बेटे एक ब्रॉड प्रॉब्लमेटिक एरिया आपके सामने आ जाता है और आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, और उसके बाद आपने उस मेन प्रॉब्लम को जो है वो नैरो डाउन करना होता है एक पॉसिबल रिसर्च टॉपिक में या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। अगर आप अपनी ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया में फोकस एंड क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले की आइडियाज़ को सेपरेट करना होगा अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। जिस तरह बेटे देखें, एक एग्जांपल है, माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एडवांसिंग इन देयर कैरियर्स। अब ये जो आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें बहुत से की टर्म्स हैं जिन्हें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी ग्रुप्स क्या हैं, एडवांसमेंट क्या होती है, करियर क्या होता है, ठीक है। तो ये वो की टर्म्स हैं कि इनको डिफाइन किए बगैर प्रॉपर तरीके से आप अपनी मेन प्रॉब्लम को आगे लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये बेटे बड़ा नेसेसरी है कि जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसमें क्लैरिटी एंड फोकस लाने के लिए उसमें से की टर्म्स को, की आइडियाज़ को आइसोलेट करें और उनको डिफाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको डिफाइन करने के बाद ही आप इनके बारे में प्रिलिमिनरी रिसर्च कर सकते हैं। अब बेटे ये आपके सामने आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है कि किस तरह जो आपका ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया पहले एक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद वो उस पर प्रिलिमिनरी रिसर्च करती है, यानी कि स्टार्टिंग रिसर्च, और उसके बाद अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करती है। तो आपने बेटे देख लिया कि सबसे पहले हमने अपना एक ब्रॉड प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किया। नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं जिसमें एक मैनेजर एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम फेस की। अब बेटे देखें कि जब एक दफ़ा एक मैनेजर ने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब एक रिसर्चर जो है वो प्रॉब्लम को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुका है। अब उसने एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी है ताकि वो इस ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन कर सके और जान सके कि उसका रिसर्चेबल टॉपिक क्या है। तो प्रिलिमिनरी रिसर्च में रिसर्चर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस का आंसर करता है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो अपने आप से पूछता है प्रॉब्लम क्या है, व्हाई डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इज़ द प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च स्टडी फ्रूटफुल साबित होगी या नहीं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। आल्दो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर दिस पर्पज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वन इज एड्रेसिंग, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी
प्रॉब्लम किस तरह की है और उससे रिलेटेड आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन नॉर्मली प्रिलिमिनरी रिसर्च में आप दो तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इन्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो बेटे सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिसर्च में आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गैदर करनी है। इसमें बेसिकली एक रिसर्च या एक मैनेजर जिस ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसके ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे मैनेजर्स जो हैं या उसके एम्प्लॉयज़ से जो है वो रिसर्चर मिलता है, और उसके बाद उसका मेन मकसद ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके ताकि वो बेटर तरीके से अपनी प्रॉब्लम फार्मूलेट कर सके। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जो जो चीज़ें आ सकती हैं उसमें कंपनी का ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री, कब वजूद में आई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके पास है, साइज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का साइज़ क्या है, उनके एसेट्स कितने हैं, बोथ चार्टर कानून कंपनी का, उसका पर्पस, उसकी आइडियोलॉजी, लोकेशन, रिसोर्सेज कितने हैं, ह्यूमन एंड अदर, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि उस कंपनी के बाहर की दुनिया से क्या रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी पिछले 2 सालों की क्या है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जिसमें एम्प्लॉयज़ की जॉब डेजिग्नेशंस क्या हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या यूज़ होते हैं, किस तरह के रोल्स हैं, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, और मैनेजमेंट फिलॉसफी के बारे में इंफॉर्मेशन। ये बेटे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि रिसर्चर गेन करता है। ठीक है, ये जो कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ऊपर मैंने आपके साथ बताई है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये एक रिसर्चर डिफरेंट तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मैथड से गैदर कर सकता है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स वो मेथड्स होते हैं कि वो डाटा जो कि किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया था अपने पर्पस के लिए, और आप उसके यूज़ किए हुए डाटा को आगे से यूज़ कर लें। जिस तरह बेटे देखें, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, इसके अलावा कंपनीज़ की अपनी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोस्पेक्टस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। इंटरनेट के थ्रू आप उनकी वेबसाइट्स को एक्सेस करके उनके बारे में नंबर ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा जिसमें कंपनी ने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पर्पज़ के लिए मेंशन की हुई है, लेकिन आप उसे अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले, देखने से पहले आप उसको अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करें। आप सेकेंडरी डाटा को इवैल्यूएट करते हुए 4 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, टाइमलीनेस ऑफ डाटा। आप ये देखें कि ये डाटा जो है कब कलेक्ट किया गया। ये ना हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पुराने डाटा की बेस पर जो है वो काम कर रहे हो। आपको रिसेंट एंड न्यूएस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। फिर बेटे एक्यूरेसी ऑफ डाटा, इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपने जो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन यूज़ किया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो एक्यूरेट हो। ये वो वेब पेजेस, कुछ वेब पेजेस ऑथेंटिक नहीं होते, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि ये डाटा किसने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है। ठीक है, ऑथर कौन है, उसकी रेपुटेशन या उसके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, क्या ये डाटा बाकी सोर्सेज के डाटा के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करें। फिर उसके बाद बेटे देखें कि सेकेंडरी डाटा सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके लिए रेलिवेंट नहीं होता। आपको अप टू डेट, रेलिवेंट और एक्यूरेट डाटा चाहिए अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद देखें कि डाटा को सर्च करने की कॉस्ट आपको कितनी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेनिफिट से ज़्यादा आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी है। ठीक है, तो आपने अपना टाइम, अपनी कॉस्ट, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हुए। यानी कि अगर आपको बड़ी हाई कॉस्ट पेयर करने के बाद गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स मिल रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो फिर इट्स बेटर टू यूज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो बेटे प्राइमरी डाटा क्या होता है, ये तो हमने ऊपर सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ा। ऐसा डाटा जो ऑलरेडी जो है वो पब्लिश्ड होता है, कोई पार्टी जो है उसको डिस्प्ले कर चुकी होती है अपने पर्पस के लिए और उसको रिसर्चर यूज़ करता है एज इट इज़। जबकि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो रिसर्चर फर्स्ट हैंड गैदर करता है अपनी स्टडी के लिए। इसमें नॉर्मली इंटरव्यूज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू जो डाटा या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो नॉर्मली बेटे ये बेनिफिशियल है कि रिसर्चर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दोनों को गैदर करे। ठीक है, सेकेंडरी डाटा से आपको पता चल जाएगा कि भाई मेन क्या जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्या इंटरेस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या फ़िलॉसफी है, और उसके बाद आप उस सेकेंडरी डाटा के बेस पे स्पेसिफिक किस्म के इंटरव्यूज़ कर सकते हैं और प्राइमरी डाटा की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों का मिलाप या मिक्सचर यूज़ करना जो है वो बेनिफिशियल है।
ठीक है। तो बेटे देखें, जब आपने एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर ली, ठीक है, चाहे आपने ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डाटा सोर्सेज के थ्रू गैदर की या प्राइमरी डाटा सोर्सेज के थ्रू, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब सेकंड काम जो आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करना है, वो अब आपने अपने जो मेन टॉपिक या सब्जेक्ट एरिया जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है लिटरेचर रिव्यू में से। लिटरेचर जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक रिसर्चर के पास अवेलेबल होता है, जो आपको आपकी रिसर्च को, आपकी प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल साबित होता है। नंबर ऑफ लिटरेचर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स में, जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल में मौजूद हो सकता है। जिस तरह बेटे देखें कि अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ तो आप फ़ौरन से जाके उसको गूगल करती हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कि रिसर्चर के सामने एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसने उसका सिरा पकड़ना है। इस मकसद के लिए बेटे वो फ़ौरन से उसके सामने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, लिटरेचर होगा, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो जर्नल आर्टिकल्स की फॉर्म में हो, वो किसी लाइब्रेरी चला जाता है, वो वेब को एक्सेस कर रहा है, किसी जर्नल आर्टिकल्स वाली साइट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड मटेरियल के थ्रू उस डिटेल को गैदर करने की कोशिश कर रहा है, तो बेटे ये सारा प्रोसेस लिटरेचर रिव्यू कहलाता है, जिसमें वो लिटरेचर को रिव्यू करने की कोशिश करता है और प्रीवियस ऑथर्स ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंसाइट्स दिए हैं, क्या बातें की हैं, क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं, वो इस टॉपिक से रिलेटेड उनकी बातों को देखने की कोशिश करता है। तो ये लिटरेचर का जो मुशाहिदा है या इसकी रीडिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने रिसर्च का बेटर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकें और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लैरिटी लेके आ सकें, प्रिसीजन लेके आ सकें। जब आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो इससे आपको अपनी रिसर्च की एक डायरेक्शन जो है वो नज़र आ जाएगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भैया आपकी रिसर्च किस तरह रिलेटेड है। जिस तरह बेटा ये बॉक्स 3.4 में उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, ये एग्जाम्पल आपने करनी नहीं, ये जस्ट उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह से, सपोज करें आप कस्टमर एंगर के ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं कि एयरलाइंस में जब कस्टमर्स की सर्विस डिले हो जाती है तो कस्टमर्स एंगरनेस का शिकार हो जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को जब गूगल करें या डिफरेंट तरह का रिसर्च आर्टिकल से उसका लिटरेचर गैदर करें तो आपको नज़र आएगा कि भाई 2003 में ज़ीलनबर्ग, पाइट्रेस, बुगी ने, 1996 में डुबी एंड माउटी ने, 1997 में नैयर ने, 1994 में टेलर ने ये बताया कि उन्होंने जो रिसर्चेस की इस टॉपिक पे, उन्होंने ये बताया कि कस्टमर एंगर जो है वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ की तरफ एंड स्विचिंग बिहेवियर की तरफ लेके चला जाता है कंज्यूमर्स को, कस्टमर डिससेटिस्फाई होते हैं। इसी तरह उसके बाद उन्होंने ये डिफरेंट तरह यानी कि मेंशन किया हुआ ब्रैकेट्स में कि किस तरह लिटरेचर ने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी, इनसाइट्स प्रोवाइड किए। इसी तरह आपकी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था कि माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एडवांस नहीं कर रहे अपने करियर में, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। तो आप इस टॉपिक को जो है वो सर्च कर सकते हैं, लिटरेचर का सहारा ले सकते हैं। लिटरेचर आपको नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि वो क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एडवांस नहीं कर पाते। फिर उस बेस पे आप सोच सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा है और हमें इसको नैरो डाउन करके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है। तो बेटे जब आपने प्रिलिमिनरी रिसर्च कर ली, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपने मेन टॉपिक के बारे में डाटा गैदर कर लिया, तो थर्ड काम अब आपने करना है कि आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। वो जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आपके सामने आया था, जब आपने उस पर प्रिलिमिनरी रिसर्च की, उसमें स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, तो आपको हेल्प मिल गई कि किस तरह आप एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन कर सकते हैं और इसमें आप जो है वो अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हैं, एक अनएम्बिगुअस, स्पेसिफिक और फोकस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि आपके स्पेसिफिक पर्पस के बारे में बताया जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट? एक गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आपकी रिसर्च के मकासद क्या हैं, और आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस होने चाहिए कि आप किन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च है तो उसका मकसद होता है नॉलेज को एक्सपैंड करना, ठीक है। तो जबकि अप्लाइड रिसर्च का मकसद ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आपके सामने आ गई है उसको फ़ौरन से उसका सोल्यूशन प्रेजेंट करना और चेंज कर देना वर्क सेटिंग को, ठीक है। तो बेटे सपोज करें कि एक मैनेजर जो है वो देखना चाहता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय कमिटमेंट अल्टीमेटली लोअर टर्नओवर की तरफ, लेस एब्सेंटिज्म की तरफ और आप परफॉर्मेंस लेवल को इन्हांस कर सकती है। तो इस रिसर्च स्टडी का जो पर्पज़ है वो क्लियर तरीके से जो है वो नज़र आ रहा है कि इसका पर्पज़ जो है वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना विच कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को इन्हांस कर सकें।
तो ताकि फिर आप मज़ीद इसके ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, टू रिड्यूस द टर्नओवर रेट्स, टू रिड्यूस द एब्सेंटिज्म, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल। तो इस तरह बेटे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप अपने प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल्स, आप इसमें से कोई से 2 कोट कर लीजिएगा। टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट आउट ऑनलाइन, ठीक है। ये फाइंड आउट करना कि कंज्यूमर्स को ऑनलाइन बाय करने के लिए कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन पे लीडरशिप स्टाइल का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद, पर्पस को आइडेंटिफाई करने के बाद, आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो ये बताता है व्हाट यू वांट टू लर्न अबाउट द टॉपिक, ठीक है। आप क्या लर्न करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किस तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है और एनालाइज करना है। दूसरी तरफ आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, इतनी लंबी नहीं आपने लिखनी, आप इसमें से कोई 1-2 रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो बयान कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परसीव्ड वेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू दिस फैक्टर्स अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ वेटिंग टाइम्स। यानी कि सपोज करें कि मैनेजर्स जो हैं वो कस्टमर की एंगरनेस को जो है वो इवेलुएट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं कि कस्टमर्स क्यों एंगर हो जाते हैं जब एयरलाइन की सर्विसेज डिले हो जाती हैं। तो वो क्वेश्चन अपने सामने क्या डेवलप करते हैं कि हम उन फैक्टर्स को देखना चाह रहे हैं जो कि एयरलाइन पैसेंजर्स के वेटिंग एक्सपीरियंस पे अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और ये फैक्टर्स जो हैं वो कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप डेवलप कर सकते हैं, व्हाट आर द इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेटिंग एंड हाउ डज अफेक्ट मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन वेटिंग एंड सर्विस इवेलुएशन। कि ये वेटिंग करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज या नताज सामने आ सकते हैं और वेटिंग और सर्विस के दरमियान आपस में क्या लिंक है, ठीक है। और इस तरह से आप डिफरेंट तरह के सिचुएशनल वेरिएबल्स के बारे में भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कस्टमर के वेटिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इस तरह बेटे आप अपना एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप करते हैं। बेटे मैंने अपनी रिसर्च की, तो मैंने उसका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो ये बनाया कि इज़ देयर आर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इनोवेटिवनेस एंड द कस्टमर इंटेंशन टू यूज़ मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन इस तरह से आप बनाते हैं कि जिसमें आप एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या इसका और इसका आपस में लिंक है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से कौन से वेरिएबल्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह हम क्वेश्चनिंग फॉर्म में क्वेश्चन मार्क लगा के रिसर्च क्वेश्चन अपने डेवलप करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही रिलेटेड। तो ये बॉक्स 3.6 ने जो है ये इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से प्रॉब्लम आपके सामने थी, उस प्रॉब्लम से आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए और उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव से आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए। तो ऊपर सेपरेट प्रॉब्लम एग्जांपल्स देने की बजाय आप पहले बता दें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, और नीचे आप इस बॉक्स को इलेबोरेट कर दें एज एन एग्जांपल कि इस प्रॉब्लम का ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनता है और ये रिसर्च क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस तरह बेटे देखें कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से आप डेवलप करते हैं। ये वाई के बारे में बताती है एंड व्हाट के बारे में बताती है, ठीक है। और 3 क्राइटेरियाज हैं क्वालिटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कि ये रेलिवेंट होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। रेलिवेंट मीन्स कि जो आपकी प्रॉब्लम है कि उसको एड्रेस कर रही हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में करंटली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो, मैनेजर इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहता हो, ठीक है। और फिजिबल का मतलब ये है कि गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिजिबल हो, यानी कि ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर अंदर इसका आपको आंसर मिल जाए। ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल सकता, हाउ डू कंज्यूमर्स बिहेव, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप एक रिसर्च में आंसर नहीं दे सकते। कंज्यूमर्स के बिहेव करने के डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। तो इस तरह से बेटे फिजिबल होने चाहिए कि आप इसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर उसकी लिमिटेशंस के अंदर आंसर कर सकें। और थर्ड करैक्टरिस्टिक है कि गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग हो। रिसर्च में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स आपके सामने आते हैं। अगर टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा तो आप इस पर स्टिक रहेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से रिसर्च को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो इस तरह बेटे देखें कि आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि किस तरह हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और अपने रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं।